हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बीटेक 6 सेम में एक आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चलता है कंपाइलर डिज़ाइन। उसकी यूनिट नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर 1 आज डिस्कस करेंगे। और तो इसके यूनिट 1 के सारे लेक्चर ऑलरेडी गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में हैं, वो यूनिट में कंप्लीट कर चुकी हूँ। वहाँ जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं और इसको टाइमली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बेसिकली पार्सर क्या होता है, जैसे हमने यूनिट 1 में देखा था कि जो कंपाइलर है वो डिफरेंट फेजेस में काम करता है। तो जो सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज था लेक्सिकल एनालिसिस, सेकंड फेज में जहाँ सिंटेक्स एनालिसिस होता है वहाँ पर पार्सर्स काम करते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो टोकन्स लेक्सिकल एनालाइजर देता है उनसे पार्स ट्री जनरेट करते हैं, पार्सिंग का काम करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट की अगर आपको चाहिए तो मेजर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कवर होती हैं वो इसी यूनिट में होती हैं। तो पार्सिंग और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो ये यूनिट 2 का सिलेबस है। इसमें बेसिक पार्सिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, पार्सर क्या होते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्सर आ जाते हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग, टॉप डाउन बॉटम अप पार्सिंग, ये सब उनके नाम है ना। एलआर पार्सर और आपका एसएलआर पार्सर, LR0 आइटम, LALR पार्सर। तो डिफरेंट टाइप के पार्सर्स कैसे बनते हैं, कैसे उनकी पार्सिंग टेबल जनरेट होती है, कैसे पार्स ट्री बनते हैं, उसी सब का डिस्कशन होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है एज फार एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपाइलर डिजाइन इज कंसर्न। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये CSIT और उसकी सारी अलाइड ब्रांचेस में के लिए ये कॉम्बो पैक ऑलरेडी गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में लाइव है इस टाइम। उसमें 6 सेम में आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं उसके वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, AKTU के PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर लास्ट में आपको सारे वन शॉट रिविजन्स भी, पैरेलली आपको वन शॉट रिविजन भी मिलते रहेंगे। सारे PYQs लेक्चर बाय लेक्चर यहाँ पर ऑलरेडी कवर्ड है। यहाँ मैं आपको CN भी पढ़ा रही हूँ और कंपाइलर भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो दूसरी यूनिट देखते हैं बेटा। सबसे पहले पार्सर क्या होता है ये समझते हैं, क्या काम करता है पार्सर। यूनिट 1 में एक डायग्राम मैंने पहले बनवाया था, वो डायग्राम भी आप इसमें चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं कि पार्सर सेकंड फेज है। सबसे पहले कौन होता है, देखो सबसे पहले आता है आपका लेक्सिकल एनालाइजर। किस तरह से, जैसे मैं ये कहूं कि लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है वो इनपुट प्रोग्राम लेता है या सोर्स कोड को लेता है ना, या सोर्स प्रोग्राम को लेता है और उस सोर्स प्रोग्राम से ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स को जनरेट करता है। तो यहां से ये स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट करता है। ये जो टोकन होते हैं ये सिंटेक्स एनालाइजर के पास जाते हैं। यहां पर सिंटेक्स एनालाइजर काम करता है ना। जैसे इसको टोकनाइजर बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं, ऐसे ही इसी को हम पार्सर भी बोलते हैं। इसको हम पार्सर बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये जो इनपुट टोकन की स्ट्रीम हमें मिलती है उसको पार्स करके एक पार्स ट्री जनरेट करता है। क्या जनरेट करेगा, एक पार्स ट्री जनरेट करेगा। ये काम पार्सर का होता है और ये दोनों ही एक सिंबल टेबल से इंटरेक्ट करते हैं। सिंबल टेबल होती है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कॉमनली ये लोग शेयर करते हैं। तो इस तरह बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर जो स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट करता है उन टोकन्स को एज इनपुट पार्सर एक्सेप्ट करता है और फिर ये चेक करता है कि वो जो टोकन्स हैं वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर जो है उसके रूल्स को ये जो स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स हैं ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये उस लैंग्वेज की ग्रामर को फॉलो करते हैं तो ये एक करेक्ट पार्स ट्री है, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री बोलते हैं, वो बनाता है। नहीं तो ये एरर रेज कर देता है। ठीक है, तो पार्सर बेसिकली क्या है, ये लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट एक्सेप्ट करता है एंड दैट आउटपुट इज ऑफन अ सेट ऑफ टोकन लिस्ट एंड बिल्ड्स अ पार्स ट्री। ये मोटा मोटा बस इतना समझना है कि लेक्सिकल एनालाइजर जो टोकन जनरेट करता है वो इसके पास जाते हैं और ये उनसे पार्स ट्री बनाता है। ये हम पढ़ भी चुके हैं, है ना। Parser is also known as syntax analyzer. The main responsibility of the parser is to confirm whether the generated language can produce the input string and helps in the analysis of syntax. मतलब ये syntax जो प्रोग्राम आपने बनाया उसका जो syntax है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है या नहीं, उस चीज़ को चेक करने का काम पार्सर का होता है।
अब वो चेक करने के लिए ये एक स्पेसिफिकेशन की तरह ग्रामर्स यूज करता है। जनरली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जो होती हैं वो ये यूज करता है ना। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपने पहले पढ़ भी रखी है और यूनिट 1 में हमने उनके बारे में काफी बातें की हैं ऑलरेडी। तो मेन जो फंक्शंस हैं पार्सर के वो क्या हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्या क्या हुआ, एक तो ये प्रोग्राम को ये चेक करेगा कि वो प्रॉपर सिंटेक्स रूल लैंग्वेज के फॉलो करता है या नहीं। दूसरा कि ये एक पार्स ट्री या एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री जनरेट करेगा जो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स आएंगी उनसे। सिंटेक्स एरर अगर कोई आती है तो उनको रिपोर्ट करेगा है ना। और एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है, मतलब जो पार्स ट्री होती है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है जिससे कि जो अपकमिंग फेजेस होते हैं कंपाइलर के उनको बहुत इजीली चीज़ें मैनेज करनी पॉसिबल हो जाती हैं, है ना। तो उनको हेल्प करता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पार्स ट्री जनरेट करके फर्दर जो फेजेस हैं उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो पार्सर वर्क विद अ फॉर्मल ग्रामर दैट डिफाइंस द लैंग्वेज सिंटेक्स रूल्स। ऑब्वियस सी बात है कि जब पार्सर को ग्रामर चेक करनी है, जो आपने जो मतलब जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम है इसको ये चेक करना है कि ये सिंटेक्स सही है या नहीं। तो सिंटेक्स का मतलब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर को ये वेरीफाई करेगा कि ये ग्रामर को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये स्पेसिफिकेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इसको जनरली यूज करता है। वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर किस में लिखी होती है, BNF में लिखी होती है ना। बस BNF क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये तो हुआ बेसिक पार्सर का इंट्रोडक्शन कि पार्सर क्या होता है, कैसे काम करता है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीजें हमारी शुरू होती हैं, ठीक है। यही सारी चीजें हमें इस यूनिट के अंदर पढ़नी है। ये समझ लीजिए कि पूरी यूनिट का सिलेबस है आपका, इसी यूनिट के अंदर ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पार्सर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं जनरली, टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है, अभी सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट बातें आपको समझनी है। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है। क्या है, 2 तरह के पार्सर हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन पार्सर क्या होते हैं, बॉटम अप पार्सर क्या होते हैं, आज इसी लेक्चर में मैं अभी डिस्कस करूंगी। टॉप डाउन पार्सर भी 2 टाइप के होते हैं। वैसे यूजुअली अगर हम बात करें तो टॉप डाउन पार्सर जो है वो विदाउट बैक ट्रैकिंग ही बनते हैं। मतलब एफिशिएंट टॉप डाउन पार्सर जो होते हैं वो विदाउट बैक ट्रैकिंग ही बनते हैं। मतलब हमें इसी डायरेक्शन में उन्हें पढ़ना है, यही वाले हमें पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए आपको कि जैसे हमने पहले बात की थी कि 2 तरह की ग्रामर होती है। भाई कितनी तरीके से हम ग्रामर को डिवाइड करते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझना। ग्रामर कितनी तरीके की होती है, एक तो ग्रामर में चेंज होता है इस तरह से, जैसे मैं ये कहूं कि ग्रामर जो है वो 2 तरह की है। देखो एक यहां पर स्लाइड ले लेते हैं, वहां पर बताती हूँ। देखो कितनी तरह से आप ग्रामर को डिवाइड करते हैं। एक तो होती है एम्बिगुअस ग्रामर, है ना, और एक होती है अनएम्बिगुअस ग्रामर। ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, एम्बिगुअस और अनएम्बिगुअस ग्रामर। अब जो आपके टॉप डाउन पार्सर्स हैं उन्हें, या ये जो पूरे का पूरा मैंने आपको ये सीक्वेंस दिखाया, पार्सिंग से पहले ग्रामर जो स्पेसिफिकेशन मिलती है उसकी एम्बिगुइटी रिमूव हो जानी चाहिए। इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक पार्सर है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, जो कि एम्बिगुअस ग्रामर्स को एक्सेप्ट करता है और इनके करस्पॉन्डिंग पार्स ट्री जनरेट कर पाता है। कुछ एम्बिगुअस ग्रामर्स को ही एक्सेप्ट कर लेता है और उनका पार्स ट्री भी जनरेट कर देता है। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी पार्सर्स आपको नजर आ रहे हैं वो एम्बिगुअस ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करते, उनसे पार्स ट्री जनरेट करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि हम कोशिश करेंगे कि अगर हमें कोई पार्सिंग करनी है तो जो ग्रामर है हमारी वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक पार्सर है जो एम्बिगुअस ग्रामर को समहाउ एक्सेप्ट करता है, बाकी सब तो अनएम्बिगुअस ग्रामर की डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्सर को अनएम्बिगुअस ग्रामर का मतलब क्या है कि उसको मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे किस तरह से पार्स ट्री जनरेट करना है। ये सब चीजें हमने यूनिट 1 में ऑलरेडी पढ़ी हैं, जहां पर एम्बिगुइटी कैसे होती है, क्या होती है, कैसे रिमूव करते हैं ये, और क्यों पार्सर को कंफ्यूजन होती है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी वहां पर पढ़ चुके हैं। एक तरीका तो ये है ग्रामर के क्लासिफिकेशन का। दूसरा क्या है, ग्रामर जो है वो रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव होती है ना। या तो रिकर्सिव ग्रामर होगी या फिर नॉन रिकर्सिव ग्रामर होगी। रिकर्सिव ग्रामर कौन सी होती है, इस तरह की ग्रामर जो होती है, मान लीजिए AS और एप्सिलॉन, इस तरह की जो ग्रामर है वो रिकर्सिव ग्रामर है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है वही वेरिएबल राइट साइड पर प्रोडक्शन में भी अगर आ जाता है तो इसको हम रिकर्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम रिकर्शन बोलते हैं। जैसे कोई एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे, तो जैसे एक ये जो नॉन टर्मिनल है इसको एक्सपैंड करने पर सेम नॉन टर्मिनल अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसे हम रिकर्शन बोलते हैं, है ना। तो
यहाँ पर भी रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव ग्रामर होती है, और रिकर्शन में भी लेफ्ट रिकर्शन और राइट रिकर्शन होता है। तो यहाँ पर एक बार मैं कर देती हूँ कि ग्रामर कैन बी लेफ्ट रिकर्सिव एंड राइट रिकर्सिव। ठीक है, और एक तरीके से हम ग्रामर को डिवाइड करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अब ये क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव का क्या मतलब होता है? अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं, सपोज एग्जांपल मैंने लिखा S2SA और इसके आगे कुछ भी प्रोडक्शन मैंने लिख रखे हैं, तो दिस इज लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। मतलब जो लेफ्ट साइड का जो नॉन टर्मिनल है उसका जो प्रोडक्शन है, कोई भी इन एनी ऑफ इट्स प्रोडक्शन, अगर कोई सेम जो वेरिएबल है वो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है उस प्रोडक्शन का, तो इसे हम लेफ्ट रिकर्शन कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट रिकर्शन। राइट रिकर्सिव का मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से अगर है तो हम इसे राइट रिकर्शन कहेंगे, कि एटलीस्ट एक प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें सेम वेरिएबल लेफ्ट में जो है वो अपने प्रोडक्शन में बिल्कुल राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, तो उस केस में ये राइट रिकर्सिव ग्रामर कहलाती है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात हमने क्यों कही कि जितने भी पार्सर होंगे उनके पास जब कोई स्ट्रिंग जाएगी टोकन्स की, वो पार्स करेगा, तो जो ग्रामर होनी चाहिए वो अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। सिर्फ एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है बॉटम अप पार्सिंग में जो कि एम्बिगुअस ग्रामर से भी समहाउ पार्स ट्री जनरेट कर देता है कुछ केसेस में। ठीक है, अब दूसरी तरह से क्या क्या बात हो रही है, तो ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव और राइट रिकर्सिव दोनों हो सकती है। जो भी स्पेसिफिकेशन मिल रही है पार्सर को उसमें जो प्रोडक्शंस हैं वो राइट रिकर्सिव और लेफ्ट रिकर्सिव दोनों तरह के हो सकते हैं, लेकिन जो टॉप डाउन पार्सर्स होते हैं वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब टॉप डाउन पार्सर को अगर आप लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर देंगे तो वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाते हैं, है ना। उस वजह से टॉप डाउन पार्सर अगर आप पार्सिंग करनी है तो जो ग्रामर है आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो आप पहले उसका लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करेंगे। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिट 1 में मैंने ये चीज पढ़ाई है कि लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करना है। आपने ऑटोमेटा में भी ये चीज पढ़ी होगी, यहाँ पर भी ये चीज रिपीट की गई है और सारे PYQs भी मैंने इसके आपको कराए हैं। तो लेफ्ट रिकर्शन में आपने लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव बना लेते हैं। अब राइट रिकर्सिव ग्रामर को आप किसी भी पार्सर को दो, वो इजीली उसका पार्स ट्री जनरेट कर लेता है। दूसरी चीज, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि टॉप डाउन पार्सर लेफ्ट रिकर्शन को फॉलो नहीं कर पाता। अब तीसरी तरह की ग्रामर होती है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे प्रोडक्शन मान लीजिए इस तरह से है कि AX और BY, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मतलब एक ही नॉन टर्मिनल के मल्टीपल प्रोडक्शन है वो कॉमन प्रीफिक्स को शेयर नहीं करते। कि आपको अगर कोई मान लो कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो जो पार्सर है उसको पता होता है कि उसे कहाँ से, मतलब वो प्रोडक्शन को देख के ही तो एक्सपैंड करता है। अगर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में A चाहिए तो इस वाले प्रोडक्शन को चूज कर लो, अगर स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में B चाहिए तो इस वाले प्रोडक्शन को चूज कर लो। ऐसी ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर कहते हैं। और अगर मैं मान लो कुछ इस तरह से लिख दूं AX और AY, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन है इनमें ये A जो है ये कॉमन प्रीफिक्स है ना। तो AX में भी हमें A मिल रहा है, AY में भी A मिल रहा है, तो एग्जैक्टली ये नहीं पता चलता कि कौन सा वाला सही है। कई बार क्या होता है कि एक चॉइस लेके आगे बढ़ जाता है पार्सर और फिर अगर वो करेक्ट चॉइस नहीं होती, फाइनल स्ट्रिंग वहां से नहीं आ रही, तो बैक ट्रैक करके वापस आता है और फिर अगले प्रोडक्शन को चूज करता है। ऐसी ग्रामर को नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर कहते हैं। तो जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर्स होती है ना वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो प्रीफिक्स होता है इस प्रीफिक्स को हम रिमूव करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से किसी भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में चेंज कर दिया जाता है। मतलब जितने भी प्रोडक्शंस हैं उनमें कॉमन प्रीफिक्स हम नहीं छोड़ते जिससे पार्सर को किसी तरह का कोई बैक ट्रैक करना पड़े। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है कि डिफरेंट टाइप की ग्रामर के हिसाब से पार्सर जो होते हैं उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो कहाँ काम करेंगे और कहाँ काम नहीं करेंगे। तो बहुत मेन बात अब इसमें से जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या है, मोस्टली ग्रामर जो है मेजरली सारे पार्सर के लिए अनएम्बिगुअस ग्रामर होनी चाहिए। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर ऐसा है जिसे आप एम्बिगुअस ग्रामर दे सकते हैं, पहली बात। दूसरा पॉइंट, जब भी आप टॉप डाउन पार्सिंग करते हैं तो आपको हमेशा चेक करना है कि ना तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर होनी चाहिए और ना ही लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर होनी चाहिए। अगर दोनों चीजें हैं तो आपको रिमूव करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना पड़ेगा, आपको लेफ्ट फैक्टरिंग करके उसको डिटर्मिनिस्टिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पर क्लियर याद रखनी है। अब एक बार देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्सर्स। तो देखो दो टाइप के हो गए,
टॉप डाउन और बॉटम अप। अब टॉप डाउन पार्सर्स में दो तरह के हो गए, एक तो होते हैं विद बैक ट्रैकिंग, एक होते हैं विदाउट बैक ट्रैकिंग। ये विद बैक ट्रैकिंग वाले कौन से हैं भाई? साफ साफ समझ में आता है। बैक ट्रैकिंग कहां पॉसिबल है? जहां पर ग्रामर नॉन डिटर्मिनिस्टिक अगर है तो ये कौन से हैं? एक्सेप्ट्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर। ये वो पार्सर हैं जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो ग्रामर इनको एज इनपुट मिली हुई है, अगर आपने जो प्रोडक्शन चूज किया वो सही नहीं है तो ये बैक ट्रैक करके वापस आएंगे, उसके बाद काम करेंगे। तो ये कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स मेथड का मतलब क्या है कि इनको एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्शन चूज करना है, ये तुक्के लगा के कि वो चलो इस वाले प्रोडक्शन को लेके आगे बढ़ जाते हैं, अगर वो सही नहीं है तो बैक ट्रैक करके स्टार्ट सिंबल पर आएंगे, फिर आगे चलेंगे। तो ब्रूट फोर्स मेथड का मतलब है देयर इज नो डेफिनेट रूल, रैंडमली चूजिंग एनी वन प्रोडक्शन। अगर वो आपको फाइनल स्ट्रिंग तक लेके जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आप डिराइव कर पा रहे तो बैक ट्रैक करके दूसरा प्रोडक्शन चूज करके तब आप ट्राई करें। ठीक है, तो जनरली ये जो पूरा का पूरा ब्रांच है इसको हम अवॉइड करते हैं, है ना, इसी सारी प्रॉब्लम की वजह, क्योंकि बैक ट्रैकिंग अननेसेसरी पार्सर की जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस कर देती है। तो इसलिए ये एक जनरल कन्वेंशन है ये बोलना कि जो टॉप डाउन पार्सर्स होते हैं वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक और लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स को एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। तो जब भी हमें पार्सिंग करनी होती है तो हमें ग्रामर को लेफ्ट रिकर्सिव से राइट रिकर्सिव बनाना पड़ेगा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक बनाना पड़ेगा। तो देखो डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर के लिए अगर डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है तो आप टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग बनाते हैं, और उसके दो टाइप होते हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, जिसको हम LL1 पार्सर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात सारी की सारी ये हो गई बस। और एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी पार्सिंग करनी है उससे पहले ग्रामर की एम्बिगुइटी हमें रिमूव करनी है, इसको छोड़ के सारे पार्सर एम्बिगुअस ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अब अगले टाइप के पार्सर्स आते हैं आपके बॉटम अप पार्सर। अच्छा, ये जो LL1 लिखा है इसकी डिटेल क्या होती है, नाम किस तरह से हैं, इस तरह से समझ लो। जैसे हमने लिखा है LL1, इसका मतलब क्या है? इस L का मतलब है लेफ्ट टू राइट, मतलब जब आप इनपुट कोई स्ट्रिंग डिराइव करेंगे तो आपको जब उसको स्कैन करेंगे तो लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे। दिस L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। जब ग्रामर के सिंबल्स को एक्सपैंड करेंगे तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करेंगे। एंड दिस वन स्टैंड्स फॉर लुकिंग फॉर या कंसिडरिंग वन इनपुट सिंबल एट अ टाइम। एक टाइम पर सिर्फ एक इनपुट सिंबल को आप देखेंगे, है ना। तो इस बेस पे इनके नाम है, रैंडमली इनके नाम नहीं है। LL1 मतलब पहले वाले L का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे, दूसरे वाले का मतलब है लेफ्ट मोस्ट डिराइव करेंगे स्ट्रिंग को, और 1 का मतलब है एक बार में एक इनपुट सिंबल को देखेंगे और उसके हिसाब से प्रोडक्शंस को चूज करके एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई टॉप डाउन पार्सिंग की बात। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होता है, रिकर्सिव फंक्शंस के लिए काम करता है। अभी आज इस लेक्चर में इसको डिजाइन करना भी सीखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉटम अप पार्सिंग पे। तो टॉप डाउन पार्सर बेसिकली क्या होते हैं, ये स्टार्ट सिंबल से शुरू करते हैं और फिर जो स्ट्रिंग आपको चाहिए होती है उस स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ पार्सिंग करते हैं, जैसे अभी तक हमने डेरिवेशंस पढ़े हैं। बॉटम अप पार्सर क्या करता है, इनपुट स्ट्रिंग से शुरू करता है और फिर उस इनपुट स्ट्रिंग को रिड्यूस करते करते स्टार्ट सिंबल पर आता है। तो किस तरह से लिख सकते हैं, टॉप डाउन पार्सर क्या करता है, स्टार्ट सिंबल से शुरू करेगा और स्ट्रिंग तक पहुंचेगा, है ना। जबकि बॉटम अप पार्सर क्या करता है, यहां से स्ट्रिंग से शुरू करेगा और स्टार्ट सिंबल तक पहुंचेगा। ये इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं बेसिकली, इसीलिए इनको SR पार्सर भी कहते हैं, है ना। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी कहा जाता है, SR पार्सर, क्योंकि ये शिफ्ट और रिड्यूस दो ऑपरेशंस यूज करते हैं। अभी जब हम बॉटम अप पार्सर डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर इस बात के बारे में देखेंगे। ठीक है बेटा, तो बॉटम अप पार्सर में भी दो तरीके के हो गए, एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हुआ जो एम्बिगुअस ग्रामर्स को भी एक्सेप्ट करता है, तो लिख देती हूँ एक्सेप्ट्स ambiguous grammars also, है ना। और LR पार्सर क्या है, इस LR का मतलब क्या हुआ, इस LR का मतलब है लेफ्ट टू राइट, पहले वाले LR का मतलब है लेफ्ट टू राइट, फिर R का मतलब है राइट मोस्ट डेरिवेशन, है ना,
इस तरह से ये एलआर पार्सर काम करते हैं। तो मतलब कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी टॉप डाउन पार्सर की बात होती है तो हम स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करके, और जब भी बॉटम अप पार्सर की बात होती है तो स्ट्रिंग डिराइव होती है राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर। अभी एग्जांपल में देखेंगे, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हैं, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करते हैं। ये स्टार्ट सिंबल से शुरू करके स्ट्रिंग को डिराइव करते हैं, ये स्ट्रिंग को धीरे धीरे रिड्यूस करते करते बॉटम से अप की तरफ स्टार्ट सिंबल तक पहुंचते हैं, है ना। तो इस तरह से ये पूरे दीज आर द नंबर ऑफ पार्सर, इस तरह से इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम रिकर्सिव डिसेंट पार्सर पढ़ेंगे पहले। ये सारा जो है यहां तक कि ये विद बैक ट्रैकिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग ऑलरेडी मैंने बता रखा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया यहाँ पर देंगे ताकि एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप लिख सके। और उसके बाद रिकर्सिव डिसेंट पार्सर कैसे काम करता है और टॉप डाउन पार्सर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे रिड्यूस करते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम LL1 के बारे में बात करेंगे, फिर हम बॉटम अप पार्सर पे आएंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ेंगे और फिर ये सारे पार्सर्स के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज ऑल योर यूनिट 2। इस पूरी यूनिट में यही पार्सर्स को कंस्ट्रक्शन आपको करना है और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कम से कम 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर बनते ही बनते हैं। चलिए, तो टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से अपनी बात शुरू करते हैं। क्या कहता है टॉप डाउन पार्सर? मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी आप स्टार्ट सिंबल से शुरू करके ये स्ट्रिंग को डिराइव करता है, टॉप टू डाउन काम करता है, इसीलिए इसको टॉप डाउन पार्सर कहते हैं। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करता है। तो देखो बहुत सिंपल सा मैंने लिखने की कोशिश की है, क्या है, It begin with the start symbol of the grammar and attempt to derive the input string by applying production rules. Production rule अप्लाई करके वो स्ट्रिंग को डिराइव करने की कोशिश करता है। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है ताकि आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल लैंग्वेजेस याद ना करनी पड़े। फिर क्या है, किस बात का सोल्यूशन देता है ये, हाउ कैन आई जनरेट दिस इनपुट फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक इनपुट हमें गिवन है, इस इनपुट को स्टार्ट सिंबल से शुरू करके हम किस तरह से इस स्ट्रिंग तक पहुंच सकते हैं, बस उसके लिए हमें प्रोडक्शंस को चूज करना होता है ना। अब क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट यूजेस लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन टू डिराइव द स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल, ऑल्सो कॉल्ड एज रिकर्सिव पार्सिंग और प्रेडिक्टिव पार्सिंग। क्योंकि दो तरह के पार्सर है यहाँ पर, प्रेडिक्टिव पार्सिंग मतलब LL1, प्रेडिक्टिव पार्सिंग का मतलब होता है, प्रेडिक्टिव पार्सिंग मीन्स LL1 पार्सर, है ना, और रिकर्सिव पार्सिंग का मतलब होता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। इसलिए इसको प्रेडिक्टिव पार्सिंग भी कहा जाता है। तो जब भी LL1 की बात होगी ना तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग या नॉन रिकर्सिव डिसेंट अगर कहेंगे या LL1 पार्सर कहेंगे तो एक ही बात होगी, तीनों नाम एक ही चीज के लिए है जो कॉमनली। अब देखिए किस तरह से डेरिवेशन करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना है और स्टार्ट सिंबल से इस स्ट्रिंग तक हमें जाना है, ABBCDE ये स्ट्रिंग मुझे डिराइव करनी है, स्टार्ट सिंबल से मुझे चूज करना है। तो देखो सबसे पहले जब भी आप टॉप डाउन पार्सर की बात करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा कि ग्रामर ना तो लेफ्ट रिकर्सिव होनी चाहिए, ना एम्बिगुअस होनी चाहिए और ना ही उसमें कोई नॉन डिटर्मिनिज्म होना चाहिए। ये ग्रामर ऐसी है, इसमें देखो कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है ना इसमें कोई एम्बिगुटी है और ना ही इसमें कोई नॉन डिटर्मिनिज्म है, कहीं कोई कॉमन प्रीफिक्स हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये लेफ्ट रिकर्जन है, यहाँ लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन जनरल चलो हम पहले एग्जांपल के लिए देख लेते हैं किस तरह से डेरिवेशन होते हैं, अदरवाइज पार्सर बनाने के लिए हमें ये लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे काम करेंगे। S से लेके AABE ये प्रोडक्शन मैंने चूज किया। अब हम क्या कह रहे हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करना है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलो और जो पहला नॉन टर्मिनल आता है उसे एक्सपैंड करो। अब अगर मैं A को एक्सपैंड करूं तो अगला मुझे क्या चाहिए, B, अगला मुझे क्या चाहिए, B चाहिए। देखो नेक्स्ट मुझे B चाहिए, यहां से मुझे B मिल जाएगा क्या, A को हम B में भी एक्सपैंड कर देंगे तो फिर दोबारा ABC से एक्सपैंड कर देते हैं, A को ABC से एक्सपैंड कर देते हैं। तो यहां लिख देते हैं A को ABC, ये इस तरह से एक्सपैंड करें तो दिस A then this A is expanded by this ABC and then B then A, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, ये ABB CDE, तो कुल मिला के क्या होता है, जो स्ट्रिंग होती है ना उसे देख के हमें प्रोडक्शन को चूज करना होता है, ये होता है टॉप डाउन पार्सिंग। तो स्ट्रिंग में अब क्या नजर आ रहा है, यहाँ मुझे B चाहिए और यही लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, इसी को एक्सपैंड करना है। तो नाउ दिस नॉन टर्मिनल हैज टू बी एक्सपैंडेड और कौन सा प्रोडक्शन चूज करूं, A से मुझे डायरेक्टली B मिल रहा है तो A से मुझे B मिलेगा। आपको प्रोडक्शन रूल देखना है और इनपुट स्ट्रिंग देखनी है, उसके हिसाब से काम करना है। तो क्या हुआ, A और A से डिराइव हुआ B, फिर B, फिर C, फिर B, फिर E, ये बन गया आपका। तो ABBCDE, अब इस B से आपको D चाहिए तो ये D को डिराइव कर देगा। तो क्या हुआ,
बी टू डी, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, ये सारे टर्मिनल्स हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चले, पहला नॉन टर्मिनल कौन है, बी ही है, इसको एक्सपैंड कर दो तो ए बी बी सी डी ई, ये आपका फाइनल इनपुट है जो हमें डिराइव करनी थी, वो हमने डिराइव कर ली। तो इस तरह जो टॉप डाउन पार्सर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टार्ट सिंबल से शुरू करते हैं और फिर प्रोडक्शन चूज करके धीरे धीरे वो जो फाइनल स्ट्रिंग होती है आपकी उसको वो डिराइव करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं टॉप डाउन पार्सिंग। तो बेसिकली टॉप डाउन पार्सर इसी लॉजिक के ऊपर आपके काम करेंगे। अब देखिए, अब अगर मुझे इसका पार्स ट्री बनाना हो तो चलो उसको बाद में बात करेंगे। इस तरह से तो ये क्लियर शुरू हो गया। मान लो एस चूज किया, एस से ए बी और ई है ना, फिर इस वाले ए से हमने क्या किया, ए फिर बी और फिर सी, एक्स से एक्सपेंड किया, फिर इस ए को बना दिया हमने बी और इस बी को बना दिया हमने डी। तो कैसे कलेक्ट करेंगे, देखो ए फिर बी, नहीं इस बी को नहीं, एक मिनट, इस बी को कहाँ से एक्सपेंड कर दिया, इस बी से हमने बी बनाया है, देखिए तो इधर से हमने एक्सपेंड करके इसको बी बनाया है ना। इसी तरह तो किया, बी नहीं डी बनाया है, बी को डी से रिप्लेस किया है, ठीक है। तो अब देखो क्या कलेक्ट करो, ये लेफ्ट टू राइट चलो, ए इधर गए, बी फिर बी फिर सी, फिर इधर गए डी फिर ई, तो ए बी बी सी डी ई, ये हमारा टॉप टू डाउन अगर हमें बनाना है तो टॉप डाउन पार्सर के करस्पॉन्डिंग ये हमारा पार्स ट्री बन गया। इस तरह से पार्स ट्री हम जनरेट करते हैं। अब देखो टॉप डाउन पार्सर विद बैक ट्रैकिंग और विदाउट बैक ट्रैकिंग, जिसके बारे में मैंने बात की। तो विद बैक ट्रैकिंग कहाँ होगी, जहाँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर होगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है, सीधा सीधा यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद थ्योरी देख लेंगे। तो ये क्या कहता है, अगर मान लो मुझे कोई स्ट्रिंग डिराइव करनी है, सपोज स्ट्रिंग मैंने लिखी, कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं AC, AC एक स्ट्रिंग है, इसको मुझे डिराइव करना है। तो ये क्या कहता है, यहाँ बैक ट्रैकिंग पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है। देखो देखने में दिख रहा है, ए प्रीफिक्स है, दोनों में ए कॉमन ए है, एक ही नॉन टर्मिनल के जितने प्रोडक्शन है उनमें से दो प्रोडक्शन जो हैं दोनों में ही कॉमन प्रीफिक्स की प्रॉब्लम है, तो नॉन डिटर्मिनिज्म है। मतलब पार्सर को ये समझ में नहीं आएगा कि हमें ये वाला प्रोडक्शन चूज करना है, क्योंकि होता क्या है कि जनरली हम एक इनपुट सिंबल को एक बार में देखते हैं, तो ए के लिए इस पे भी जा सकते हैं, इस पे भी जा सकते हैं, है ना। मान लो मैंने पार्सर ने क्या किया, एस के लिए ये प्रोडक्शन चूज कर लिया, तो क्या करा, एस और एस से यहाँ स्मॉल ए और फिर इसने कर लिया कैपिटल ए, और फिर आगे देखा कैपिटल ए से तो सिर्फ बी डिराइव होता है, तो इसलिए ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करके वापस जाएगा, है ना। दिस इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग। ये तो बैक ट्रैक करके वापस जाएगा, ठीक बात है, ये तो हमें नहीं चाहिए था। तो अब क्या करेगा ये, अब एस से दूसरा सिंबल चूज करेंगे, ये ए था, अब ये वाला सिंबल चूज करके देखो, इस वाले प्रोडक्शन को देखो। तो अब क्या करेंगे, एस से स्टार्ट किया, ये वाला प्रोडक्शन चूज कर लिया ए और यहाँ बी, और अब बी को एक्सपैंड कर दिया सी, तो देखो ये स्ट्रिंग हमें मिल गई। तो इसे कहते हैं बैक ट्रैकिंग। तो यहाँ तो एक छोटी सी स्ट्रिंग मैंने डिराइव करके देखी, हो सकता है बड़े बड़े प्रोडक्शंस हो, बहुत सारे टर्मिनल नॉन टर्मिनल हो, कई सारे प्रोडक्शंस हो, उनमें कंफ्यूजन हो, तो वहाँ पर मल्टीपल बैक ट्रैकिंग अटेम्प्ट्स यहाँ पर लगते हैं। तो इसलिए टॉप डाउन पार्सिंग की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूजुअली टॉप डाउन पार्सिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग परफॉर्म की जाती है, और उसके लिए जो आपकी ग्रामर है उसको डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में पहले कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो देखिए, पार्सर ट्राइज डिफरेंट प्रोडक्शंस व्हेन इट एनकाउंटर्स अ चॉइस। इफ वन प्रोडक्शन डजंट वर्क, मतलब it doesn't match the input string, the parser backtracks to the previous decision point and tries another production. Advantage क्या है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को भी हैंडल कर लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो और इनएफिशिएंट है ना। अब यहाँ आ जाओ विदाउट बैक ट्रैकिंग, ये क्या है, ये देखो इसी ग्रामर को, ये जो ग्रामर है इसी ग्रामर को मैंने यहाँ पर पहले ही डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर बना के रखा हुआ है। किसी भी ग्रामर को नॉन डिटर्मिनिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक कैसे बनाते हैं, उसकी लेफ्ट फैक्टरिंग कर देते हैं। देखो एक बार चलो यहाँ पे चेक करो, S2 ए और ए बी था, और ये था आपका A2B और ये था B2C, है ना। तो यहाँ पर देखो कॉमन प्रीफिक्स दिख रहा है, तो ये दोनों प्रोडक्शन तो ठीक है। इस प्रोडक्शन की लेफ्ट फैक्टरिंग करनी है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब क्या होता है, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो, कॉमन प्रीफिक्स को नए वेरिएबल के साथ भेज दो। तो देखो AX, और ये X जो है ये इसका मतलब है या तो A या फिर बी, बस इस प्रोडक्शन को इन दो प्रोडक्शंस में हमने चेंज कर दिया, और बाकी के जो दोनों प्रोडक्शन है ये एज इट इज रहे। तो ये बेसिकली क्या हुआ, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में हमने कन्वर्ट कर लिया, और यही टॉप डाउन पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग हम आराम से बना सकते हैं। तो अब देखो, तो आई होप ये बात समझ में आ गई, हमने क्या किया, उस नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर में चेंज कर लिया। और अब ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेफ्ट फैक्टरिंग यूनिट 1 के लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी।
अब देखिए यहां अगर आपको ये स्ट्रिंग डिराइव करनी है, क्या स्ट्रिंग है हमारी, स्ट्रिंग है AC, इस स्ट्रिंग को डिराइव करना है तो कैसे करेंगे, S से, अब A का एक ही प्रोडक्शन है AX, X से क्या कहाँ जाऊं, X से A जाऊं या X से B जाऊं, तो मुझे C चाहिए तो X से B पे जाऊं और B से C पे जाऊं, है ना, तो मुझे AC स्ट्रिंग जो है ये मिल गई, इसमें मुझे कोई बैक ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ी। तो इस तरह से विद बैक ट्रैकिंग, विदाउट बैक ट्रैकिंग, इस तरह से टॉप डाउन पार्सिंग काम करती है। जनरली विदाउट बैक ट्रैकिंग के साथ ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। और मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्रामर आपको दी हुई है, अगर वो एम्बिगुअस है तो पहले उसे अनएम्बिगुअस बनाओ, अगर उसमें लेफ्ट रिकर्जन है तो उसे रिमूव करो, उसे राइट रिकर्सिव बनाओ, और दूसरा अगर उसमें नॉन डिटर्मिनिज्म है, मतलब कॉमन प्रीफिक्स है कहीं किसी प्रोडक्शन में किसी नॉन टर्मिनल के, तो उन्हें रिमूव करो। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम टॉप डाउन पार्सिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब आता है आपका बॉटम अप पार्सर। ये क्या करता है, उल्टा करता है, जिसे मैंने बताया। पहले एग्जाम्पल से समझेंगे। चलो सेम एग्जाम्पल है, बॉटम अप पार्सर इसे किस तरह पार्स करेगा। देखिए ये स्ट्रिंग चाहिए, है ना, ABBCDE। सिंपल पहले इस स्ट्रिंग को डिराइव कर लेते हैं, और हमने क्या कहा था, राइट मोस्ट डेरिवेशन करता है ये, और रिवर्स ऑर्डर में पार्स ट्री को हम जनरेट करते हैं। किस तरह करेंगे देखिए, S से, चलो यहीं पे कर देते हैं, S से AABE, यही तो चूज करेंगे। S से हमने AABE चूज कर लिया, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, राइट मोस्ट डेरिवेशन करना है। राइट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब B को एक्सपैंड करना है। राइट मोस्ट डेरिवेशन का मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ चलो, पहले नॉन टर्मिनल कौन है, B, इसको एक्सपैंड करना है। तो B को एक्सपैंड करने के लिए कौन सा प्रोडक्शन चूज कर ले, B to D ही एक्सपैंड हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो B to D वाला प्रोडक्शन हम चूज करेंगे और इस B को एक्सपैंड कर देंगे। तो क्या किया, AADE। तो अब देखो, अब इसमें देखो राइट टू लेफ्ट चलो तो पहला नॉन टर्मिनल A ही मिला। अब हमें क्या चाहिए, DE तो आ चुका है ना, अब A की जगह चलिए, तो A के लिए ABC चूज कर लेते हैं। तो यहां से हमने A की जगह ABC वाला जो प्रोडक्शन है इसको चूज किया। तो देखो A, और इस A को ABC से एक्सपैंड कर दिया, फिर D, फिर E। तो देखो BCDE लेफ्ट से ये सब हमें मिल गया। अब इस A को कैसे एक्सपैंड करें, अब मुझे सिंगल B चाहिए। तो देखो इस A से सिंगल B भी मिल रहा है, तो ऐसे इस तरह से राइट मोस्ट डिराइव कर रहे हैं हम। तो अब क्या करूं मैं, A से सिंगल B मुझे चाहिए, तो यहां से हमने इस A को एक्सपैंड किया और क्या मिला, ABBCDE, बस मिल गई हमें स्ट्रिंग एज इट इज। तो ये हो गई हमारी, क्या किया, राइट मोस्ट डेरिवेशन। अब जो ट्री बनेगा वो कैसे बनेगा, ट्री बनेगा बॉटम अप फैशन में। किस तरह, नीचे से हम ये क्या कह रहे हैं कि जो बॉटम अप पार्सर होता है वो स्ट्रिंग लेता है और स्ट्रिंग को रिड्यूस करते करते वो स्टार्ट सिंबल पर पहुंचता है ना, स्ट्रिंग से रिड्यूस कर करके सिंबल्स को प्रोडक्शंस के, मतलब इस साइड को आइडेंटिफाई करता है, मैच करता है और फिर उन्हें नॉन टर्मिनल्स के साथ रिप्लेस करता है। तो इस तरह यहाँ पर बनेगा पार्स ट्री। तो चलो पार्स ट्री बनाते हैं। कैसे, पहले स्ट्रिंग लिख लो, A, यहीं पर लिख लो ABB, और फिर है आपका CDE, ABBCDE, ये लो, ठीक है। अब सबसे पहले क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ चलो। सबसे पहले इस B को हमने A से रिड्यूस किया, ये बात देखो, नीचे से ऊपर की तरफ उल्टा चलो। इस B को हमने रिड्यूस किया इस A से, है ना, तो इस सेकंड वाले B को मैंने A से रिड्यूस किया, तो यहां से A रिड्यूस हो गया, इसको आइडेंटिफाई करके हमने A रिड्यूस किया। फिर इस पूरे ABC को A से रिप्लेस किया, तो ये A जो एक बार प्रोड्यूस हो चुका वो यूज होगा, ये वाला A, ये B और ये C, इसको हमने इस A से रिड्यूस किया, इस वाले A से, ठीक है। और फिर इतना हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो नीचे D था, इस D को हमने B से रिड्यूस किया, ये जो D था, ये देखो, इस D को हमने B से रिड्यूस किया, ये हो गया। तो क्या आ गया, देखो AABE आ गया ना सारा। अब ये सारे मिलके, ये वाला A, ये वाला A, ये वाला B और ये वाला E, ये सब मिलके कहाँ गए, स्टार्ट सिंबल को इन्होंने प्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह से टॉप, मतलब बॉटम से लेके टॉप की तरफ हम चल रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो इसलिए देखो राइट मोस्ट डेरिवेशन किया और रिवर्स ऑर्डर में हमने उसको बनाया। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स ऑर्डर इज यूज्ड इन बॉटम अप पार्सिंग।
करते क्या है, इनको हैंडल्स बोलते हैं। जो ये जो स्ट्रिंग्स जनरेट हुई ना उनको मैच करते हैं, राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन से मैच करते रहते हैं, और जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं उनसे रिप्लेस करते रहते हैं। पहले डिराइव करके उसके हिसाब से मैच करते हैं। इसी के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जो पार्सर जो काम जिस तरह से ये काम जो करते हैं, इसी काम के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स प्रोवाइडेड है। तो करेंगे कैसे, ये ध्यान रखना है। इस बी को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, फिर इतना हो गया, बाकी पूरा सेम है। फिर ए बी सी को ए, ये जो ए आया इस ए से बी और सी ए से रिप्लेस किया, और फिर इस ए से हमने इस ए को तो एज इट इज छोड़ दिया, फिर जो आपका डी है उसे बी से रिप्लेस किया, और फिर ए बी ई जो है वो आपके एस से बन गई। तो इस तरह देखो स्ट्रिंग से स्टार्ट सिंबल हमारा मिल गया। तो देखो इसे लिख देते हैं, दिस इज आवर स्टार्ट सिंबल, है ना, एंड दिस इज आवर स्ट्रिंग। This is string. This is called as bottom-up parsing. अब चेक करो, start with input tokens and attempt to reduce them to the start symbol by applying production rules in reverse. Also called shift reduce parser. इनको हम shift reduce parser भी कहते हैं, क्योंकि shift और reduce actions ये करते हैं। जब हम stack यूज करते हैं तो stack के अंदर जब हम सिंबल को पुश करते हैं उस एक्शन को shift बोलते हैं, और जब हम reduce करते हैं, reduce करने का मतलब जब हमें कोई string मिल जाती है उसको किसी नॉन टर्मिनल से रिप्लेस करते हैं, इस प्रोसेस को reduce बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ये हम करेंगे तो वहां पे अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या मतलब, हाउ कैन आई रिड्यूस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ कैन आई रिड्यूस दिस इनपुट टू द स्टार्ट सिंबल, किस तरह से स्टार्ट सिंबल तक पहुंचाऊं। द पार्सर ट्रेसेस राइट मोस्ट डेरिवेशन ऑफ द स्ट्रिंग इन रिवर्स ऑर्डर, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट स्ट्रिंग मूविंग टुवर्ड्स द स्टार्ट सिंबल। ठीक है, बॉटम अप पार्सिंग इज एफिशिएंट फॉर हैंडलिंग मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामर्स बट मोर चैलेंजिंग टू इंप्लीमेंट कंपेयर टू टॉप डाउन पार्सिंग। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। तो टॉप डाउन और बॉटम अप पार्सिंग में मेन डिफरेंस क्या है, एक बार AKTU में लेटेस्ट पेपर में ये बात पूछी गई थी। हालांकि यहाँ से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से पूरा लिख सकते हैं, है ना, लेकिन अगर मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो मेन जो कीवर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ डाल रखे हैं। टॉप डाउन पार्सिंग क्या करती है, पार्सिंग को स्टार्ट सिंबल से शुरू करती है, ये इनपुट सिंबल से स्टार्ट करती है ना। ये पास ट्री बनाती है रूट से लीफ की तरफ, और ये पास ट्री बनाती है लीफ से रूट की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज करती है, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करती है इन रिवर्स। ये इनपुट स्ट्रिंग को जनरेट करने की ट्राई करती है, ये ट्राई करती है इनपुट स्ट्रिंग को रिड्यूस करूं स्टार्ट सिंबल तक, है ना। मेन डिसीजन जो होता है वो क्या होता है कि हमें कौन सा प्रोडक्शन अप्लाई करके फाइनल स्ट्रिंग तक पहुंचना है, और यहाँ मेन डिसीजन होता है कि कौन सी सब स्ट्रिंग को हम रिड्यूस करेंगे, कब रिडक्शन करना है। एग्जांपल है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और LL पार्सर, और इसके एग्जांपल है LR, SLR, LALR पार्सर। ये हम डिजाइन करेंगे वहां पर और अच्छे से ये समझ में आ जाएंगे। ये सारी चीजें तो बिल्कुल बाय हार्ट आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में जो मेन पार्सर की बात हम कर रहे हैं वो है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ये जो जितनी भी थ्योरी यहाँ पर दे रखी है ना, इस सारी थ्योरी को एक बार बस देखते हैं, उसके बाद पार्सर को जनरेट करेंगे, ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। तो देखो, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर एक टॉप डाउन पार्सर है जो कि इनपुट को लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है, ऑब्वियसली, है ना, लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है यूजिंग अ सेट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। ये रिकर्सिव फंक्शंस को यूज करेगा। हर एक फंक्शन जो है वो एक नॉन टर्मिनल को, ग्रामर के अंदर जो हर एक फंक्शन एक नॉन टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ग्रामर में जहां नॉन टर्मिनल आएगा उसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर विद बैक ट्रैकिंग, विदाउट बैक ट्रैकिंग मैंने किस बेसिस पे लिख रखे हैं, क्योंकि टॉप डाउन पार्सर भी विद बैक ट्रैकिंग विदाउट बैक ट्रैकिंग होते हैं। तो मतलब अगर नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर आपको दे रखी है ना, तो उस केस में अगर आप रिकर्सिव डिसेंट पार्सर लगाते हैं तो आपको बैक ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो उस केस में ये सारी की सारी चीजें यूज होती हैं। जनरली रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी विदाउट बैक ट्रैकिंग हम बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम ग्रामर को डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर की तरह लेते हैं। तो ये बेसिकली क्या करती है, एक लुक अहेड को देखती है। लुक अहेड मतलब एक इनपुट सिंबल, है ना। लुक अहेड का मतलब है कि आगे, मतलब पार्सर आगे इनपुट स्ट्रिंग को जब देखे तो कितने सिंबल वो आगे देखेगा। तो एक लुक अहेड मतलब एक इनपुट सिंबल को एक बार में देखेगा प्रोडक्शन को चूज करने के लिए। LL1 ग्रामर्स के लिए ये काम करता है। LL1 ग्रामर कौन सी होती है, जो लेफ्ट टू राइट पार्स की जा सकती है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, और सिर्फ एक लुक अहेड टोकन को वो यूज कर सकती है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्शन रूल अप्लाई करना है। तो अब देखिए, तो ये जो रिकर्सिव डिसेंट पार्सर हम बनाएंगे ना, ये वो है जिसपे हम बैक ट्रैकिंग परफॉर्म नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर मेकिंग और फॉर बिल्डिंग अ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। इसको एक बार पहले छोटा सा पार्सर जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे ताकि ये इजीली पहली बार में समझ में आ जाए। तो देखिए, ये हमें ग्रामर दी हुई है और इससे हमें रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बनाना है। बहुत धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। 2 क्वेश्चन करेंगे इसके, एक सिंपल क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा बड़ा ग्रामर है,
और तो बस इससे बाहर मुझे नहीं लगता इससे कुछ पूछा जाएगा। तो देखिए क्या करना है, हर बार एवरी नॉन टर्मिनल, जितने भी नॉन टर्मिनल हैं उन सब के लिए हमें फंक्शंस लिखने होते हैं। ठीक है, किस तरह लिखने हैं, सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन लिखेंगे और उस मेन फंक्शन के अंदर ये जो स्टार्ट सिंबल है, इस ग्रामर का स्टार्ट सिंबल कौन है, ई, उसको हम मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। और हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो भी इनपुट स्ट्रिंग होती है, जब भी हम पार्सिंग करते हैं तो इनपुट स्ट्रिंग के एंड में डॉलर अटैच कर देते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने इनपुट स्ट्रिंग ली, इसमें आई दिया हुआ है, तो आई प्लस आई और एक डॉलर उसके एंड में मैंने अटैच कर लिया, ये इनपुट स्ट्रिंग है, इसको पास करके मुझे इसके करस्पॉन्डिंग पार्स ट्री जनरेट करना है और इसके लिए रिकर्सिव डिजिट पार्सर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले मेन फंक्शन लिखते हैं। क्या करता है मेन फंक्शन, देखो ध्यान से, बस अगर आ जाता है तो इस तरह से आपको फंक्शंस वहां पर लिख के आना है। मेन फंक्शन में क्या करोगे, जो स्टार्ट सिंबल है उसका, उसके करस्पॉन्डिंग उस नाम का एक फंक्शन आपको बनाना है। स्टार्ट सिंबल का नाम क्या है, ई, तो ई नाम का एक फंक्शन आपको यहाँ पर कॉल करना है। यू विल कॉल दिस फंक्शन, यहां से मेन में आप जो स्टार्ट सिंबल है उसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन को कॉल करोगे और फंक्शन कॉल करने के बाद चेक करोगे कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने स्टार्ट सिंबल तक कंट्रोल को भेज दिया, अब पूरा पार्सर काम करेगा। और लास्ट में स्ट्रिंग जब खत्म हो जाएगी तो उसके लिए कंडीशन यहां पर चेक कर लेते हैं, इफ लुक अहेड इज इक्वल टू डॉलर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लुक अहेड क्या है, लुक अहेड वो वेरिएबल है। लुक अहेड को आप इनपुट भी ले सकते हैं, ये लो मैं लुक अहेड की जगह इनपुट लिख लेती हूँ तो वो छोटा रहेगा, लुक अहेड की जगह इनपुट ले लेते हैं। इफ इनपुट इज इक्वल टू डॉलर, मतलब इनपुट में अगर मुझे डॉलर मिल जाए तो इसका मतलब पार्सिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई। तो प्रिंट या प्रिंट एफ पार्सिंग सक्सेसफुल। ठीक है, इस तरह से हमने ये मेन फंक्शन लिख दिया। तो क्या करेंगे, हमेशा ऐसे ही करना है, जो ग्रामर गिवन है उसका जो स्टार्ट सिंबल है उस स्टार्ट सिंबल के करस्पॉन्डिंग फंक्शन को मेन के अंदर कॉल करो और स्ट्रिंग के एंड में जो डॉलर हम अटैच करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग कंडीशन यहाँ लिख दो कि इनपुट अगर डॉलर मिल गया आपको, मतलब आप स्ट्रिंग के एंड में चले गए, इसका मतलब आपने सक्सेसफुली पार्सिंग कर ली। अगर आप स्ट्रिंग के एंड में ना जाते तो कहीं ना कहीं अगर बीच में कुछ गड़बड़ होती तो कोई एरर यहाँ पर रेज हो जाती, सिंटेक्स एरर जनरेट हो जाती। ठीक है, अब ये हुआ मेन फंक्शन। अब आप जो फंक्शन आपने कॉल किया ई, इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखो। तो ई की डेफिनेशन लिखो, इसकी डेफिनेशन में क्या है, अब देखो ध्यान से, जब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो इसके राइट साइड में जो प्रोडक्शन है ना, उस प्रोडक्शन के बारे में लिखना है। चलो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ई से आई ई डैश, ये लिखा हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे ई की डेफिनेशन लिखनी है। तो ई की फंक्शन डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले जब हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, आई, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इफ इनपुट इज इक्वल टू आई, अगर इनपुट आई है तो मैच आई। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ध्यान रखो कि मैच एक ऐसा फंक्शन है जो इस आई को मैच करेगा, मतलब ये जो आई है इसको मैच करेगा कि इनपुट आई है या नहीं, सक्सेसफुली मैच हुआ या नहीं, उसको मैच करने के लिए हम एक अलग से फंक्शन मैच लिखेंगे, है ना। तो इतना काम आपको करना है हर बार जब भी इसमें, देखो प्रोडक्शन के आगे अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले अगर आपको आई मिला, इफ इनपुट इज इक्वल टू आई, तो आई को मैच करो, है ना, और आई को मैच करने के बाद किसे कॉल कर दो, ई डैश को कॉल कर दो। तो ई डैश सेमीकोलन, और ये हमने ई को कर दिया बंद। तो मतलब जहां भी आपको नॉन टर्मिनल मिले उसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन को आपको कॉल कर देना है, और जो फंक्शन आप कॉल करते जा रहे हो उसकी डेफिनेशन लिखते जाना है, बस हर बार यही काम करना है हमें। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग ये काम हमने कर दिया, लिख दिया, तो ये प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट है ना। अब ई डैश को लिखना है, तो देखो ई डैश को कॉल किया, अब ई डैश के करस्पॉन्डिंग लिखो। तो देखो यहां लिख देते हैं, अब लिखेंगे ई डैश, देखो ई डैश की डेफिनेशन लिखो। जब हम ई डैश की तरफ चलेंगे सबसे पहले क्या आया, प्लस, अगर प्लस आया तो क्या लिखेंगे, इफ इनपुट इज इक्वल टू प्लस, इफ इनपुट इज इक्वल टू प्लस, अगर इनपुट मेरी प्लस आती है तो इसको मैच करो, मैच प्लस, है ना, इसको मैच करो, ये फंक्शन कॉल कर लिया और प्लस इसके अंदर पास कर दिया। फिर क्या आया, आई, तो फिर उसके बाद मैच आई, इसको मैच करो और आई को मैच करो साथ साथ, है ना।
प्लस के बाद भाई ये क्या कह रहा है, यहाँ पर जब आप आओगे, अगर इस एल्स में देखो तो ये इफ कंडीशन है और ये इसकी एल्स वाली कंडीशन है, पहले ये होगा या फिर ये होगा, ऐसे ही तो होगा। तो अगर पहले आपको प्लस मिला, प्रोडक्शन रूल चूज कर रहे हो, अगर आपको प्लस मिला तो प्लस को मैच करो और इसके बाद आई को मैच करो। आई को चेक करने की जरूरत ही नहीं, आई तो आना चाहिए अगर प्लस आ गया तो, है ना। और फिर उसके बाद ई डैश आया, तो ई डैश का मतलब क्या हुआ, ई डैश को कॉल कर दो। एक तो ये हो गया, यहां से आपका इफ स्टार्ट हुआ, यहां आपका ये इफ बंद हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने ई डैश को पढ़ना शुरू किया तो ई डैश की डेफिनेशन कहती है कि अगर इनपुट आई प्लस है तो उसको मैच करो, फिर आई को मैच करो और फिर ई डैश को कॉल कर दो, इतना हो गया। नहीं तो एल्स, एल्स का मतलब क्या है कि इसका मतलब इनपुट जो है वो प्लस नहीं मिली। भाई इसमें दो चॉइस है ना, ये प्लस मिलेगा तो ये प्रोडक्शन, नहीं तो दूसरा वाला प्रोडक्शन। और इस एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ कि रिटर्न कर जाओ, जहां भी आपको एप्सिलॉन मिले दैट मीन्स रिटर्न। तो इसका मतलब आप एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग लिख रहे हो, है ना। तो यहां लिख देती हूं, इट इज करस्पॉन्डिंग टू फॉर रिड्यूसिंग एप्सिलॉन, है ना। और ये क्या है, दिस इज फॉर प्रोडक्शन ई डैश टू प्लस आई ई डैश, इस करस्पॉन्डिंग ये आपने लिख दिया। तो इतना आपने किया, क्या क्या बताओ, कितने नॉन टर्मिनल है इसमें, एक दो नॉन टर्मिनल हैं, तो दो नॉन टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग दो फंक्शन लिखे, एक ई के लिए एक ई डैश के लिए, और साथ में आपने मेन लिखा जिसमें आप ई को कॉल करेंगे। अब ये पार्सिंग कैसे करता है, एक वो जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको रीड करके देखते हैं और साथ साथ ये पार्स ट्री बनाता है। जब पार्स ट्री बनाता है ना, पार्स ट्री में जो भी चीज आप ऐड करोगे वो कब करोगे, जब फंक्शन कॉल होगा। तो मेन से शुरू होगी, जब भी आप किसी फंक्शन को या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, मेन से। तो मेन में सबसे पहले आओगे, क्या कॉल हुआ, ई कॉल हुआ, तो सबसे पहले ई बनाओ पार्स ट्री में, जैसे जैसे कॉलिंग हुई वैसे वैसे बनाओ। अच्छा एक और फंक्शन आपको लिखना है बेटा यहाँ तो चलो अभी मैच फंक्शन तो हमने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर मैच फंक्शन बनाते हैं। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, तो थोड़ा सेपरेट कर देती हूँ। लिखो दिस इज मैच, मैच फंक्शन है ये, कोई कैरेक्टर को एज इनपुट लेता है ना, क्योंकि आपने कैरेक्टर पास कर रखा है। इफ जो भी इनपुट आया इक्वल टू दिस कैरेक्टर, देन इनपुट इज इक्वल टू गेट कैर। अभी देखेंगे इसका क्या मतलब है ना। एल्स printf एरर, देखो जरा क्या मतलब हुआ, ये मैच फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है। अब इसको एक एक करके आपको चेक करना है। देखिए बेटा, तो पार्स ट्री कहाँ बनाएंगे, पार्स ट्री यहाँ जनरेट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर एक पार्स ट्री जनरेट करेंगे पैरेलली रख, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा कैसे होगा। देखो सबसे पहले यहाँ से ये इनपुट हमें दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग है, इसको हमें रीड करना है और इसके हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहले जब ये कॉल हुआ मेन, तो इसने ई को कॉल किया, तो यहाँ से देखो ई कॉल हुआ, है ना। जैसे कॉल हुआ उसको हमने पार्स ट्री में बना दिया। अब ई कॉल हुआ, इसके आगे क्या चेक किया, अभी फिलहाल कहाँ पर देख रहे हैं हम, अभी हम यहाँ देख रहे हैं, तो ये आई है ना। फिर से चेक किया, क्या ये डॉलर है, नहीं डॉलर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, है ना। अभी ई जब कॉल होगा तो ई के पास हम सीधा सीधा यहाँ जाएंगे, ये कंडीशन हमने लास्ट में चेक करने के लिए बना रखी है। जब सारा रिटर्न करके आएगा तो ये एंडिंग को वेरीफाई कर लेगा। जैसे ही ई कॉल हुआ, ई की डेफिनेशन पे गए, ई की डेफिनेशन पे आगे आपने देखा इफ इनपुट इज इक्वल टू आई, क्या सही है, हाँ इनपुट तो आई है, ये बात तो सही है। तो मैच आई, तो आपने फंक्शन कॉल किया मैच आई, जैसे ही ये मैच आई फंक्शन कॉल हुआ, ये कंट्रोल कहाँ गया, यहाँ पर गया, ये आई की वैल्यू कहाँ कॉपी हुई, इसमें कॉपी हुई। क्या इनपुट आई है, हाँ इनपुट आई है, अगर है तो इनपुट को आगे पहुंचा दो और मैच हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैच हो गया, आई को मैच कर लिया और इनपुट को आगे प्रोसीड कर दो। ये इनपुट इज इक्वल टू गेट कैर का मतलब है कि ये जो पहला वाला सिंबल था इसको हमने रीड कर लिया और इसके करस्पॉन्डिंग हमने इसको पार्स ट्री के अंदर इंक्लूड भी कर लिया। ये लो, ई को कॉल किया और आई को हमने मैच कर दिया, और उसके बाद गेट केयर क्या कर रहा है, इसको एडवांस कर रहा है। इट इज एडवांसिंग इनपुट को आगे की तरफ एडवांस करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इतनी बात सीधे सीधे समझ में आती है। अब देखिए, चलो इतना हो गया। अब अगला इनपुट क्या है,
ये है, अब इनपुट है हमारा प्लस, ठीक। तो अब देखो ये इनपुट प्लस हो गया, एल्स में तो हम गए ही नहीं, तो अब जब इसने रिटर्न किया, जब ये काम पूरा खत्म हो गया तो ये वापस यहाँ पे आ गया। वही फंक्शन जहाँ कॉल होता है वही रिटर्न करता है। ये फंक्शन यहाँ कॉल हुआ, यहाँ गया, इसी तरह रिटर्न हो गया, वापस यहाँ आ गया। जब ये रिटर्न हुआ तो इसने किसे कॉल किया, ई डैश को कॉल किया, तो यहाँ पर क्या कॉल हो गया, ई डैश। अभी हम ई के अंदर ही चल रहे हैं, पहले हमने आई को मैच किया, मैच ऑफ आई को मैच किया, उसके बाद हमने नीचे आके ई डैश को कॉल किया। तो जैसे ही ई डैश कॉल हुआ, ई डैश की डेफिनेशन पे जाएंगे हम, है ना। अब इनपुट क्या है, प्लस, तो यहाँ देखा इफ इनपुट इज इक्वल टू प्लस, ट्रू, ये बात ट्रू है, तो फिर दोबारा हमने मैच प्लस किया, मैच प्लस को कॉल किया, तो फिर ये कहाँ गया, फिर मैच पे गया, तो हमने प्लस को मैच किया। इनपुट क्या है, इनपुट आपका था प्लस, और इसने जो यहाँ पास हुआ ये भी प्लस पास हुआ, दोनों मैच कर गए, तो इसने अब इनपुट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। अब इसने कहा अगला आप आई को मैच करिए, तो हमारा प्लस मैच हो गया, प्लस मैच हो गया। तो हम जैसे ही हमने मैच ऑफ आई कॉल किया था, ये प्लस बी, ई डैश ने ई डैश के अंदर आई को प्लस को मैच किया हमने, तो ये मैच हो गया, ठीक है। अब जब हम इसे करके वापस लौटे तो फिर ये मैच आई के लिए फिर कॉल हुआ, फिर मैच आई के लिए कॉल हुआ, अगला क्या है, आई है, आई भी मैच हो गया, है ना। आई मैच हुआ तो फिर दोबारा जैसे ही मैच आई कॉल हुआ, ऐसे ही आई भी यहाँ पर आ गया। जैसे जैसे फंक्शन कॉल हो रहा है वैसे वैसे हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं ट्री को, ठीक है, नॉन टर्मिनल को। मैच आई हो गया, अब मैच यहाँ पर आई हो गया, तो यहाँ इनपुट इज इक्वल टू गेट कैर, मतलब इनपुट को फिर आगे पहुंचा दो। इनपुट कहाँ चला गया, डॉलर पे, है ना, डॉलर पे चला गया। अगर मैच ना होता तो ये एरर प्रोड्यूस कर देता, मतलब जो इनपुट स्ट्रिंग आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो वो यहाँ से नहीं मिल रही, तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लेकिन ये करेक्टली मैच हो गया, तो ये फिर आगे बढ़ गया, और आगे कहाँ चला गया, डॉलर पे चला गया। फिर जब इसने मैच किया तो फिर रिटर्न हुआ यहाँ पे, है ना। जब ये रिटर्न हुआ तो फिर दोबारा कहाँ पहुंचा, फिर दोबारा ई डैश पे रिकर्सिव कॉल किया इसने, देखो ये रिकर्सिव कॉल है, तो फिर दोबारा ये वापस ई डैश पे आया। अब फिर इसने मैच किया, इनपुट क्या है, डॉलर है, इनपुट प्लस है क्या, नहीं, तो ये पूरा का पूरा मैच नहीं हुआ, नहीं मैच हुआ, तो ये एल्स वाले पे गया, और एल्स में क्या हुआ, रिटर्न, इसका मतलब एप्सिलॉन है ना, इसका मतलब कुछ भी जनरेट नहीं हुआ। तो यहां से अब क्या करेंगे, ई से क्या हुआ, यहां से एप्सिलॉन, है ना, सीधा सीधा आपने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो बस ये आई प्लस आई जो थे ये आपके जनरेट हो गए, जो जो चीज़ आपने यहाँ से मैच की थी वो सारी आपकी जनरेट हो गई, ठीक। अब ये जब रिटर्न करेगा तो कहाँ रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा ये सीधा कहाँ, जहाँ कॉल हुआ था, ई डैश कॉल कहाँ हुआ था, यहाँ कॉल हुआ था, तो ई डैश यहीं पर रिटर्न करेगा, है ना। अब जब ये यहाँ रिटर्न करेगा तो यहाँ ये कंप्लीट हो चुका, ये कहाँ रिटर्न करेगा, मेन में रिटर्न करेगा। मेन में रिटर्न करने के बाद इनपुट की वैल्यू डॉलर है, इसने चेक किया इनपुट इज इक्वल टू डॉलर, करेक्ट, इनपुट तो डॉलर है ही, तो ये कहेगा पार्सिंग सक्सेसफुल। तो ये करेक्टली आपका ट्री जो है ये पार्स हो गया, और ये देखो इसने स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर दी पार्स ट्री के करस्पॉन्ड, है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से आप सीधा सीधा इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, ई डैश हमने फंक्शन कॉल किया था, तो दिस इज ई डैश, है ना, और ये ई डैश के करस्पॉन्डिंग यहाँ से एप्सिलॉन जनरेट हुआ। देखो किस तरह से, पहले देखो किस तरह से होगा, पहले आप यहाँ गए, आपने ई कॉल किया, पार्स ट्री कैसे जनरेट हो रहा है, ई कॉल हुआ, ई के अंदर आपने मैच आई कॉल किया, फिर ई डैश कॉल किया, है ना, फिर आप ई डैश में गए, फिर आपने आई कॉल किया, फिर आपने प्लस कॉल किया, फिर आई कॉल किया, फिर ई डैश कॉल किया, है ना, और फिर जब वापस ई डैश कॉल किया तो फिर आपने यहाँ से रिटर्न करके ये एप्सिलॉन का प्रोडक्शन बना दिया। तो ये एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है ये वाला, ठीक है बेटा। तो बस इस तरह ये आई प्लस आई आप देख पा रहे हैं कि आई प्लस आई जो है ये नॉन टर्मिनल यहाँ पर आपके जनरेट हो गए, एंड दिस इज योर पार्स ट्री। तो इस तरह रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जो है वो पार्स ट्री जनरेट करता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बस फंक्शंस लिखने हैं करस्पॉन्डिंग टू दीज प्रोडक्शंस, है ना। यहाँ पर मैंने ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया कि या कहीं थ्योरी ऐसी लिखी हुई है जहाँ से आप देख सकें। तो प्रोसेसिंग कैसे है, ई से स्टार्ट होता है, इनपुट आई है तो हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं, फिर ई डैश को कॉल करते हैं, इनपुट प्लस है तो उसे भी कंज्यूम कर लेते हैं, इनपुट आई है तो उसे भी कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, और फिर ई डैश को फिर कॉल करते हैं, कोई प्लस नहीं है तो ये रिटर्न करता है, और फिर वापस मेन में आते हैं, इनपुट हमें डॉलर मिलता है, तो पार्सिंग आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है। एक और पार्सर बनाते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये ग्रामर है, इस ग्रामर को हमें रिकर्सिव डिसेंट पार्सर से पार्स ट्री जनरेट करना है। पार्स ट्री तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले ये देखो किस तरह ये प्रोग्राम बनाता है। तो सीधा सीधा प्रोग्राम बना के देखो, देखो अब ये जो ग्रामर है ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है। हमने क्या कहा कि हम ऐसा रिकर्सिव डिसेंट पार्सर बना रहे हैं जो बिना बैक ट्रैकिंग के काम करेगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए, दिखाई दे रहा है मुझे लेफ्ट रिकर्शन है इसमें, है ना, नॉन डिटर्मिनिज्म तो इसमें नहीं है ना, क्योंकि कॉमन प्रीफिक्स की कहीं प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन लेफ्ट रिकर्शन आपको रिमूव करना पड़ेगा टॉप डाउन पार्सिंग के लिए। तो सबसे पहले इस वाले का लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करते हैं। तो देखो मैं पहले बता देती हूँ लगा के,
E2 E प्लस ई टी, इसका लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करना है। कैसे करते हैं, ये ए है, ये ए है, ये हो गया मेरा अल्फा और ये हो गया मेरा बीटा, है ना। क्या करते हैं लेफ्ट रिकर्शन के लिए कि आप क्या करना है, E टेंड्स टू, जो जिस प्रोडक्शन में रिकर्शन नहीं है इसको लो और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दो, और फिर जो वो नया वेरिएबल है उसके साथ अल्फा जो है उसे लो प्लस टी, और ये नया वेरिएबल साथ में देखो राइट रिकर्सिव बना दिया लेफ्ट रिकर्सिव से, और फिर साथ में एप्सिलॉन। तो ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन इस प्रोडक्शन, इन दो प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तरीका क्या है, अगेन मैं कहूंगी लेफ्ट रिकर्शन रिमूव कैसे करते हैं, खूब प्रैक्टिस कराई है मैंने, यूनिट 1 के अंदर एक लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है इसको। तो जहां भी लेफ्ट रिकर्शन नजर आता है इस तरह से हम उस लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को नॉन लेफ्ट रिकर्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये राइट रिकर्सिव ग्रामर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन था इससे ये दो प्रोडक्शन बन गए हमारे, लिख लेते हैं। तो ये बना मेरा ई से टी ई डैश, और ई डैश से बना प्लस टी ई और एप्सिलॉन, ठीक है। दो प्रोडक्शन मेरे ये बन गए। अब देखो, अब अगले वाले में देखो, अगला है टी टेंड्स टू टी मल्टीप्लाई एफ और एफ, इससे लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करो। तो ये देखो, ये लेफ्ट रिकर्शन नजर आ रहा है, तो क्या करें, टी टेंड्स, टी डिराइव्स एफ टी डैश, और टी डैश डिराइव्स मल्टीप्लाई एफ टी डैश और एप्सिलॉन। इस तरह इस जो ये जो प्रोडक्शन है इसका लेफ्ट रिकर्शन हमने रिमूव करके इसकी राइट रिकर्सिव ग्रामर बना ली। अगेन ये प्री रिक्विजिट है, ये पता होना चाहिए आपको कि लेफ्ट रिकर्शन कैसे रिमूव करते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको अलग से बेटा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ के लिए लिख लेते हैं टी डिराइव्स एफ टी डैश, और टी डैश डिराइव मल्टीप्लाई एफ टी डैश एप्सिलॉन ई, है ना, ठीक है। तो ये 4 प्रोडक्शन हो गए। तो ये तो लेफ्ट रिकर्शन आपने रिमूव कर दिया, और लास्ट वाला जो है इसमें लेफ्ट रिकर्शन है ही नहीं, तो ये आपका एज इट इज रह जाएगा F2 E, और तो ये 5 प्रोडक्शन बने आपके। अब देखिए कितने नॉन टर्मिनल हैं, जितने प्रोडक्शन है उतने नॉन टर्मिनल है, ई डैश टी डी डैश और एफ, है ना। तो 5 फंक्शंस आपको लिखने हैं, और एक मेन फंक्शन लिखना है, एक मैच फंक्शन लिखना है। तो लिखना स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले मेन लिखते हैं। मेन के अंदर क्या करते हैं, इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेन के अंदर क्या करेंगे, जो स्टार्ट सिंबल है उसको कॉल करेंगे, ई को कॉल करेंगे, है ना, और उसके बाद ई को कॉल करने के बाद क्या कर देंगे, बस पार्सिंग सक्सेसफुल दिखानी है। तो क्या करेंगे, इफ इनपुट इज इक्वल टू डॉलर, इनपुट अगर डॉलर के बराबर हमें मिल गई तो कहेंगे प्रिंटफ पार्सिंग सक्सेसफुल, है ना, और इसे बंद कर देंगे। ये तो हो गया हमारा मेन फंक्शन। अब ई को लिखो, ई के करस्पॉन्डिंग लिखना स्टार्ट करो। ई के अंदर जब हम जाएंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है, टी कॉल हो रहा है, और फिर ई डैश कॉल हो रहा है। जितने भी नॉन टर्मिनल हैं उनके करस्पॉन्डिंग बस आपको फंक्शन कॉल करने हैं, दैट्स इट। अब ई डैश को के करस्पॉन्डिंग लिखो। देखो ई के करस्पॉन्डिंग लिख लिया, अब टी और ई डैश इन दोनों को लिखना है। तो चलो पहले ई डैश टी को लिख देते हैं, छोटा सा फंक्शन है, यही आ जाएगा। टी में क्या आएगा, एफ कॉल करो और टी डैश कॉल करो। तो टी के अंदर एफ को कॉल करो और टी डैश को कॉल करो, ये टी के अंदर हो गया, एफ और टी डैश हो गया, इतना हमने कर लिया। अब चलो इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इतना हो गया, कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, ठीक है। अब तो फिर अब क्या क्या हुआ, देखो कितने नॉन टर्मिनल्स के लिए लिख लिया हमने। ई के लिए फंक्शन लिख चुके, टी के लिए फंक्शन लिख चुके हैं, है ना। ई डैश के लिए लिख लेते हैं। चलिए ई डैश के लिए फंक्शन लिखो, ई डैश के प्रोडक्शन देखो क्या है। अब देखो ई डैश अगर चूज करते हैं तो क्या क्या है, 2 ऑप्शन है, या तो एप्सिलॉन रिटर्न होगा या फिर प्लस टी ई मिलेगा। तो अगर ये प्रोडक्शन आया तो क्या करेंगे, इफ इनपुट इज इक्वल टू प्लस, क्या करें, मैच, प्लस को पास कर दो मैच फंक्शन के अंदर, यही करना है, प्लस मिलते ही उसको मैच करो, है ना। और वो हो गया, तो टी और ई दोनों को कॉल करो, टी को कॉल करो और ई को कॉल करो, बस ये प्रोडक्शन खत्म। तो ये जो इफ है इस इफ को कर दो बंद। अगर ये नहीं तो एल्स में क्या आएगा, एल्स मतलब
प्लस अगर नहीं मिलता तो ऑब्वियसली क्या करेगा, एप्सिलॉन, मतलब यहां से हम क्या करेंगे, रिटर्न। इस रिटर्न का मतलब रिटर्न हमें तभी लिखना है जब एप्सिलॉन प्रोडक्शन आपकी हो, तो ये रिटर्न एप्सिलॉन प्रोडक्शन को दिखा रहा है हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया, इतना डन हो गया, ई डैश के बारे में हमने लिख लिया। अब किसे देखते हैं, ये लो, चलो अब हमने टी को कॉल कर लिया, ई टी और ई डैश हम लिख चुके हैं, अब टी डैश को लिखते हैं। टी डैश कहीं कॉल हो गया, हो चुका है, तो देखो टी डैश को लिखो, टी के लिए हो चुका। टी डैश में देखो दो ऑप्शन है, मल्टीप्लाई, इफ इनपुट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, इनपुट इक्वल टू मल्टीप्लाई, तो मैच करो इसको, मैच मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को मैच करने के लिए मैच फंक्शन को पास कर दिया, फिर एफ को कॉल किया, फिर टी डैश को कॉल किया, और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं मिला तो ये रिटर्न कर जाएगा, मतलब एप्सिलॉन प्रोडक्शन की बात हो रही है, इट इज़ फॉर एप्सिलॉन प्रोडक्शन अगेन, इसमें भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन की बात हो गई। तो ये हो गया हमारा टी डैश, है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा, एफ बचा, बस बाकी तो लिख दिए हमने सारे, ई लिख दिया, टी लिख दिया, ई डैश लिख दिया, टी डैश लिख दिया। अब एफ की बात करते हैं, चलो एफ लिखो, तो एफ के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एफ देखो क्या है, इफ दो प्रोडक्शन है, सबसे पहले इसके लिए लिखो, इफ इनपुट इज इक्वल टू लेफ्ट पैरेंथेसिस, है ना, यही तो आया, तो क्या करें, उसके बाद क्या होगा, मैच करो इसको, मैच लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको मैच करो, इसको मैच करने के बाद क्या करो, ई को कॉल करो इसी के अंदर, और ई कॉल करने के बाद फिर इनपुट को देखा आपने, क्या हुआ, इनपुट है राइट पैरेंथेसिस, तो फिर यही लिखो, इफ इनपुट इज इक्वल टू राइट पैरेंथेसिस, अगर ये आया तो इसको मैच करो, मैच राइट पैरेंथेसिस, है ना, बस इतना ही है, और तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये आपका इफ जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो ये क्या होगा, इफ के एल्स में डालोगे इसको आईडी, है ना, तो आईडी के लिए मैच करोगे, इफ एल्स इफ, क्या आया, इनपुट, ये कर दिए, चलो इनपुट इज इक्वल टू आईडी, अगर इनपुट इज इक्वल टू आईडी मिलता है तो उस केस में क्या करोगे, मैच आईडी, है ना, आईडी को मैच करो, हो गया इतना, एल्स इतना हो गया। अब इसके एल्स अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट एफ एरर, भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर ये भी नहीं मिला तो इसके बाद तो एरर ही है, क्योंकि एफ से दो ही प्रोडक्शन निकल रहे हैं, या तो ये वाला या ये वाला। तो कैसे किया हमने, एफ के लिए पहले इसको मैच कराया, इसको मैच करा के ई कॉल हुआ, फिर ये मैच हुआ, तो बस एक प्रोडक्शन तो ये हो गया, एक चॉइस तो ये खत्म हमारी। नहीं तो अगर आईडी मैच हुआ तो आईडी को मैच कराओ, ये इतना हो गया, नहीं तो फिर अगर ये भी मैच नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब एफ से तो और कोई आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब एरर है। अगर यहाँ आ गए तो इसके अलावा और कोई चीज़ आपके पास पॉसिबल नहीं है। तो ये एफ का प्रोडक्शन लिख दिया हमने, तो ये एफ के करस्पॉन्डिंग फंक्शन हो गया आपका, ये लो इसको सेपरेट कर दिया। अब क्या लिखना है, कौन सा बचा, मैच बचा, है ना, बाकी सबको हमने कॉल कर लिया, मैच को देखते हैं। देखो तो मैच में क्या करेंगे, सेम फंक्शन लिखना है, कैर, ये कैरेक्टर हमने ले लिया, ये क्या करेगा, इफ इनपुट इज इक्वल टू कैरेक्टर, तो क्या कहेगा, तो इनपुट इज इक्वल टू गेट कैर, मतलब आगे पहुंचाएगा उसको, है ना, एल्स प्रिंट एफ एरर, अगर मैच नहीं हुआ तो भाई एरर है, भाई सीधी बात है, ठीक है ना। ये आपका हो गया मैच फंक्शन, दिस इज योर मैच फंक्शन, बस। और बस जैसे मैंने आपको बताया, जिस ऑर्डर में आपने फंक्शन कॉल करने हैं उसी ऑर्डर में आपका जो ये पास ट्री है वो जनरेट होता चला जाएगा। कैसे होगा जनरेट, सीधा सीधा पास ट्री बना भी सकते हैं, हमें पता है। देखो
आपने सीख लिया पहले वाले एग्जांपल में पार्स ट्री किस तरह जैसे जैसे फंक्शन कॉल होता है, जैसे जैसे मैच होता है, उसी तरह एक्सपैंड करते हैं सिंबल्स को। अब यहाँ पर आपको पता है कि जब आप टॉप डाउन पार्सर बना रहे हैं तो टॉप डाउन पार्सर में तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के हिसाब से पार्स ट्री जनरेट कर दो प्लस ID डॉलर, तो इसका आप पार्स ट्री जनरेट कर लीजिए। और सिंपलेस्ट तरीका है, आपको एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ये सारा का सारा आपको लिख के आना है। और पार्स ट्री तो आप डायरेक्टली लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से बना भी सकते हैं, सीधे पार्स ट्री बना लो। क्या बनेगा बताओ, ई से, या पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ई से क्या डिराइव करें, हमें क्या चाहिए, ID प्लस ID चाहिए, तो ई से शुरू करेंगे, ई से स्टार्ट करो तो ये आया T और ये आया आपका E डैश, है ना। अब T को एक्सपैंड करना है, T से कर दो FT डैश, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, T से FT डैश, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बना रहे हैं। F से एक्सपैंड करना है, F से ब्रैकेट हमें चाहिए नहीं यहाँ पे, तो क्या चाहिए, सीधा F से सीधा ID जनरेट हो जाएगा। ये T डैश है, अब T डैश पे आओ, T डैश से हमें मल्टीप्लिकेशन तो चाहिए नहीं, देखो यहाँ से मुझे मल्टीप्लिकेशन तो चाहिए नहीं क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो क्या करें, T डैश से एप्सिलॉन एक्सपैंड कर दें, तो ये तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाओ, E डैश पे आ जाओ। जब आप E डैश पे आते हो तो देखो ID एप्सिलॉन, ये दो चीजें हमें मिल गई। E डैश के लिए क्या क्या ऑप्शन है, प्लस TE, तो प्लस तो हमें रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से हमने प्लस T और E इसे एक्सपैंड कर दिया, है ना। और अब लेफ्ट मोस्ट वेरी नॉन टर्मिनल कौन सा है, T को एक्सपैंड करना है, T इज F और T डैश, है ना। तो देखो ID मिल चुका, फिर इधर प्लस मिल चुका, अब हमें ID चाहिए, ID कौन देगा, F देगा, F से हमें ID मिल जाएगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग। तो देखो ID प्लस ID हमें मिल चुका है, तो T डैश और E इन दोनों से अब हमें एप्सिलॉन चाहिए, तो देखो T डैश तो डायरेक्टली एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और E जो है ये एक्सपैंड होगा पहले T में, फिर E डैश में, और E ही था, E डैश से प्लस TE आ रहा था ना, अच्छा प्लस TE डैश है ये तो, ओहो दिस इज प्लस TE डैश, तो E डैश से प्लस TE डैश आएगा ना जब हम लेफ्ट रिकर्सिव कंप्लीट करेंगे, तो दिस इज E डैश, करेक्ट है ना। हाँ, जब बेटा हमने इसका लेफ्ट रिकर्शन रिमूव किया तो E से यहाँ पर E डैश बनेगा, तो ये ग्रामर है, तो यहाँ हमने E डैश को कॉल किया है, ठीक है। तो ये है आपका E डैश, है ना। तो E डैश से डायरेक्टली ये देखो ये हो गया, T डैश से हमें एप्सिलॉन मिल गया, और यहाँ E डैश से भी हमें डायरेक्टली एप्सिलॉन मिल गया। तो जो स्ट्रिंग थी आपकी वो स्ट्रिंग आपकी पूरी पूरी मैच हो गई। तो देखो ये हुआ ID, फिर नीचे इधर से चले ID, फिर इधर से प्लस, और फिर इधर ID, और फिर इधर तो एप्सिलॉन जनरेट हो रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग जो है ये आइडेंटिफाई हो गई। तो बस कोई भी रिकर्सिव डिसेंट पार्सर लिखने को आता है तो करना क्या है, बस ये चेक कर लेना कि लेफ्ट रिकर्शन ना हो, है ना, नॉन डिटर्मिनिज्म ना हो। आप लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव कर लेना, हो सकता है यही दिया हो सकता है ये वाला ग्रामर दे दें, तो भी आप इजीली उसको कर सकते हैं। और बस मेन में आपको सेम मेन हर बार लिखना है, और जो आपके जो आते जाएं उसी हिसाब से आप पूरे पूरे फंक्शंस को कंप्लीट करते जाइए, बस दैट्स इट। इस तरह से आप कोई भी रिकर्सिव डिसेंट पार्सर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम्स क्या होती है टॉप डाउन पार्सिंग में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने पहले भी मल्टीपल टाइम बताई है कि लेफ्ट रिकर्शन अगर किसी ग्रामर में है तो टॉप डाउन पार्सर इनफाइनाइट लूप में फंस जाता है ना, बार बार वो फंक्शन को कॉल करता रहता है, फंक्शन टर्मिनेट नहीं होता। तो टॉप डाउन पार्सर्स कैनॉट हैंडल लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर्स बिकॉज द पार्सर रिपीटेडली एक्सपैंड द सेम नॉन टर्मिनल without consuming any input leading to infinite recursion. तो this left recursion has to be removed. तो अब हमें क्या करना है, इस left recursion को remove कर देते हैं। तो मैंने अपने पहले भी बताया था this must be eliminated, तो किस तरह eliminate करेंगे, क्या बन जाएगा, E से TE डैश, अभी हमने बात ही की थी इसके बारे में, और E डैश से आ गया आपका प्लस TE डैश और एप्सिलॉन। तो ये ग्रामर आपकी यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, तब आप उसके ऊपर काम करोगे। फिर क्या है बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम हम पहले पढ़ चुके कि अगर सिमिलर प्रोडक्शंस अगर हैं जहाँ कॉमन अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो पार्सर जो है वो ये डिसाइड नहीं कर पाता, जैसे ये गलती से ये है स्मॉल a और कैपिटल B, है ना, दिस इज स्मॉल a कैपिटल B, इस तरह से आप इसे मानिए। ये चलिए एडिट कर देते हैं, दिस इज स्मॉल a एंड कैपिटल B। दिस इज द प्रोडक्शन, ठीक है। तो यही बात हमने की कि अगर किसी एक नॉन टर्मिनल के राइट साइड में कॉमन प्रीफिक्स है तो पार्सर चूज नहीं कर पाता कि कौन सा है और उसे बैक ट्रैकिंग करनी पड़ती है, तो इस चीज को भी हम अवॉइड करते हैं, ये भी एक अलग प्रॉब्लम है।
एम्बिगुअस ग्रामर्स को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि पार्सर को ये समझ नहीं आता कि कौन सा पार्स ट्री करेक्ट है। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो मल्टीपल पार्स ट्री जनरेट हो सकते हैं, और किसी भी ग्रामर के मल्टीपल पार्स ट्री मतलब मल्टीपल मेथड्स ऑफ जनरेटिंग द स्ट्रिंग, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो इसलिए एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस ग्रामर्स में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बस मैंने बताया है कि टॉप डाउन पार्सिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको किस किस रेफरेंस में उन्हें लिखना है। तो इसे जब हम अनएम्बिगुअस ग्रामर में चेंज करेंगे ना, तो वो सारे के सारे यहाँ पर हमें अनएम्बिगुअस ग्रामर उसका बनाना पड़ेगा। फिर ग्रामर सपोर्ट क्या, LL1 रेस्ट्रिक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि जब हम टॉप डाउन पार्सर बनाएंगे तो वो LL1 ग्रामर्स पर एफिशिएंटली काम करता है। LL1 मतलब वो ग्रामर जो लेफ्ट टू राइट हम स्कैन करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करेंगी और एक सिंबल को एक बार में चूज करेंगी। इनको चूज करके ही हम मल्टीपल प्रोडक्शंस को चूज करते हैं किस तरह से हमें चलना होता है ना। अगर दो प्रोडक्शन सेम सिंबल से चल रहे हैं तो एक लुक अहेड जो है वो इनसफिशिएंट है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए हमें जो डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर्स हैं उन्हीं को यूज करना है। तो अगर मान लो हमें कोई ऐसी ग्रामर दी हुई, अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि ये LL1 ग्रामर हम यूज करेंगे टॉप डाउन पार्सर बनाने के लिए, मतलब LL1 ग्रामर सिर्फ एक लुक हेड को एक बार में देखेगी। और अगर हम जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर है, जैसे हमने इस तरह से ले रखा है AA और AB, तो ये एक लुक हेड को देख रही है। मान लो ये स्ट्रिंग है तो इसमें सिर्फ ये इसे देख रही है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये चूज करना है या ये चूज करना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए ये नॉन डिटर्मिनिज्म तो हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। और ये LL1 ग्रामर्स को सपोर्ट करती है, तो ये इसी तरह से काम करेगी। तो इसलिए हमें अपनी ग्रामर इस तरह मॉडिफाई करनी पड़ेगी कि वो LL1 ग्रामर में चेंज हो जाए। ठीक है, एरर डिटेक्शन की लिमिटेशंस हैं इसमें। टॉप डाउन पार्सर जो है वो सिंटेक्स एरर को लेट डिटेक्ट करता है, क्योंकि वो सारे प्रोडक्शंस को पहले एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, एक्सपैंड करता है, सारे के सारे इनपुट सिंबल को वैलिडेट करता है। अगर इनकरेक्ट इनपुट आया तो वो इमीडिएटली नहीं जाता जब तक कि आपको सारा का सारा डीपर लेवल पर रिकर्शन आप ना कर पाएं। तो एक तरीके से बॉटम अप पार्सिंग में आपको एरर्स जो हैं वो क्विकली पता चलती हैं एज कम्पेयर टू टॉप डाउन पार्सिंग। जब हम फर्दर LL1 पार्सर पढ़ेंगे ना, वहां पर आपको ये चीज़ नजर भी आएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये देखिए इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग क्या होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं टॉप डाउन पार्सिंग में, और कैसे उसे विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 22, 23 में 18, 19 में ये क्वेश्चन आया था, ये मैंने यहाँ पर आपका बता दिया। फिर भी कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है। जब हम पार्सिंग करेंगे, रिकर्सिव डिस्टेंट पार्सर मैंने पढ़ाया है, एग्जाम में हार्डली एक आधी बार कभी पूछा गया होगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है टॉप डाउन पार्सिंग, तो बेटा दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्सर, इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉम्बो पैक में आपके 6 सेम में जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं CSIT और उसकी लाइव ब्रांचेस में, वो सारे सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, AKTU के PYQs सब इंक्लूडेड होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको वहाँ मिलेंगे, और सारी की सारी यूनिट के 1 शॉट रिवीजन भी मिलेंगे, जिनसे आप एग्जाम में इजीली पूरे यूनिट को कंसाइज मैनर में पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप टाइमली एनरोल करा के अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।